मुंबई शहर, गर्मी का मौसम था। सड़कों पर कई सारी गाड़ियां चल रही थी। मुंबई शहर के एक घर के पास सुबह का समय था। पक्षियों की आवाज़ खिड़कियों से आ रही थी और उन्हीं में से एक घर के अंदर, मुंबई शहर के एक आलीशान घर में, एक लड़की सो रही होती है। तभी उसकी आंखें खुलती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो चिल्लाकर कहती है, आर्यन, आई लव यू एंड आई रियली मिस यू, वेयर आर यू। इतना कहकर वो अपनी आंखें खोलती है और अपनी तेज आंखों से अपने चारों तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाती है और वो देखती है कि उसके कमरे में कोई है। तो वो अपनी बिस्तर से खड़ी हो जाती है और भागकर उस लड़की को गले लगाकर कहती है, गुड मॉर्निंग तनु दीदी। जब वो लड़की कहती है गुड मॉर्निंग, अनिका जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। इतना कहकर तनु वहाँ से चली जाती है। अनिका जल्दी से तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ जाती है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चली जाती है। मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। अनिका कॉलेज के अंदर पहुंचकर अपनी क्लास में चली जाती है। तभी अनिका के पास उसकी दोस्त मोनिका उसके पास आकर कहती है, तूने कुछ सोचा आज पार्टी के बारे में? हम सब पार्टी के लिए मुंबई के सबसे बड़े होटल में जा रहे हैं। अगर तुम तैयार हो तो क्लास खत्म हो जाने के बाद चलते हैं। अनिका हाँ में सर हिला देती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाती है। पूरे दिन क्लास अटेंड करने के बाद अनिका कॉलेज से बाहर खड़ी होती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त मोनिका आकर कहती है, भूल गई क्या? सुबह मैंने कहा था हम आज पार्टी में जा रहे हैं और तुम भी चलने वाली हो। इतना कहकर उसे अपने साथ ले जाकर उस पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। अनिका तैयार हो जाने के बाद किसी फरिश्ते की तरह लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। बिना मेकअप के भी वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर मोनिका उसके चेहरे का मेकअप करती है। मेकअप हो जाने के बाद मोनिका उसे अपने साथ मुंबई शहर के सबसे बड़े होटल में ले जाती है। अनिका तैयार हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। होटल बाहर से देखने में काफ़ी आलीशान था। उसे देखकर बताया जा सकता था कि वो होटल काफ़ी पुराना है, मगर उस होटल का नाम उतना ही ऊंचा है। उस होटल के अंदर पहुंचकर मोनिका अनिका को अपने साथ एक रूम के अंदर ले जाती है। रूम के अंदर पहुंचकर वहां पर उनके क्लास के बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, सब पार्टी में बिजी थे। अनिका अंदर आकर रूम को एक बार चारों तरफ से देखती है। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस छोड़ देती है और मन में कहती है, इसमें तो सारी हमारी क्लास की लड़कियां ही हैं। अच्छा हुआ। इतना कहकर अपने आप को काम डाउन करती है। मोनिका भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। वो अनिका की तरफ देखकर कहती है, अब यहाँ पर क्या खड़ी है, अंदर चलकर गर्ल्स को ज्वाइन करते हैं। इतना कहकर अनिका को खींचकर मोनिका उस हाल के बीचों बीच ले आती है। तभी उनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम रोहन था। रोहन अनिका के पास आकर कहता है, अनिका, तुम पहली बार कॉलेज की किसी पार्टी में आई हो, इस बात पर ड्रिंक करना तो बनता है। इतना कहकर अपने हाथ में लिए ड्रिंक को अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका पहले तो वो ड्रिंक नहीं लेती, मगर कुछ सोचने के बाद वो ड्रिंक ले लेती है। अनिका ड्रिंक ले लेने के बाद उस ड्रिंक को पीती है। कुछ देर अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी को एंजॉय कर लेने के बाद अनिका अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने घर के लिए उस रूम से बाहर निकल जाती है। ज़्यादा पी लेने के कारण वो ध्यान नहीं देती कि वो कहाँ जा रही है। गलती से वो गलत रूम में चली जाती है। उस रूम में शायद दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखकर उससे कहता है, आर्यन, हमारे रूम में शायद कोई गलती से आ गया है। इतना कहकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है। वो किसी ज़रूरी मीटिंग में थे। लैपटॉप पर उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। लैपटॉप के सामने एक सख्त पर्सनालिटी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो उस मीटिंग को अटेंड कर रहा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर उसके दोस्त ने जिस दिशा की तरफ इशारा करके बोला था उस दिशा में देखने लगता है। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। उसका चेहरा इमोशनलेस लग रहा था। उसकी आंखें काली गहरी थी, मानो उन्हें कई राज दफन हो जो सिर्फ अपने अंदर रखना चाह रहा हो। वो आदमी उस दिशा में देखने लगता है और जब वो उस दिशा में देखता है तो उसके मुंह से हल्के स्वर में आवाज़ निकलती है,
अनिका, ये नाम सुनकर पास में बैठा उसका दोस्त कहता है। अनिका यहाँ पर? आर्यन अपने ठंडे लहजे के साथ कहता है। हाँ दक्ष, शायद वो गलती से आ गई होगी। ड्रिंक्स के ज़्यादा नशे में होने के कारण अनिका उस कमरे में आकर उस किंग साइज बेड पर जाकर सो जाती है। उसे लगता है कि ये उसका कमरा है और वो अपने घर पहुंच चुकी है, इसलिए आराम से जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। उसे यूं बेबाक होकर उस कमरे में आता देख दक्ष आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, आर्यन, मुझे लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है कि इसे ये भी होश नहीं है कि ये किसके कमरे में आ गई है। आर्यन अपने लैपटॉप को साइड में रखकर अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है, पता करो ये किस खुशी में आज इतना ड्रिंक करके आई है कि इसे ये भी होश नहीं है कि ये किसके रूम में है। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अनिका के पास आकर उसके चेहरे को देखकर कहता है, 5 साल लगा दिए मैंने तुम्हें ढूंढने में और आज तुम अचानक से मेरी आंखों के सामने यूं आ गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। बिस्तर पर लेटी अनिका गहरी नींद में थी, मगर उसके बगल में बैठा इंसान उसे बड़ी ही बारीकी के साथ देख रहा था, मानो वो जानना चाहता हो कि तुम यहाँ पर कैसे हो। उसके पास में खड़ा उसका दोस्त दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, आर्यन, 5 साल लगा दिए तूने इस लड़की को ढूंढने में, मगर तुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला यूरोप में। लेकिन आज जब तू अचानक से इंडिया आया अपनी मीटिंग के सिलसिले में, तुझे ये लड़की फिर से मिलती है। ये लड़की हर बार तुझे अचानक से ही मिलती है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। आर्यन ठंडे लहजे के साथ में दक्ष से कहता है, तुम्हें दूसरी मीटिंग अटेंड करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बिजनेस में मुझे लॉस। इतना सुनते ही दक्ष कहता है, आर्यन, वो मीटिंग इतनी भी ज़रूरी नहीं है और तुम्हें उससे बिजनेस में कहाँ लॉस होगा। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ये बोलो कि तुम्हें अनिका के साथ कुछ समय अकेले रहना है। इतनी सिंपल सी बात भी बोल सकते थे। इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत थी, मैं वैसे भी चला जाता। इतना कहकर शांत हो जाता है। आर्यन थोड़ा गुस्से भरे लहजे में बोला, तुम्हारा हो गया हो तो तुम मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अफ्रीका वाली कंपनी में शिफ्ट कर देता हूँ। शायद तुम मेरे साथ रहकर थोड़े परेशान हो गए हो। इतना कहकर वो शांत हो जाता है और अनिका की तरफ देखता है। दक्ष, जो इतनी देर से मजाक के मूड में था, वो सीरियस होकर कहता है, मुझे अफ्रीका वाली कंपनी में नहीं जाना है। उसको संभालने के लिए तुम किसी और को भेज देना और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर आ जाता है और मन ही मन कहता है, अफ्रीका उन जंगलों में कौन जाएगा। इतना कहकर वो उस होटल को छोड़कर चला जाता है। होटल के कमरे के अंदर आर्यन अनिका की तरफ देख रहा था। उसके चारों तरफ का ऑरा ठंडा भरा था और एक शांति सी छाई हुई थी और उसकी झील जैसी काली गहरी आंखें अनिका को देखे जा रही थी। उस कमरे की शांति आर्यन के दिमाग में चल रहे ख्यालों को परेशान कर रही थी। वो एकटक अनिका को देखे जा रहा था। उस कमरे की शांति को तोड़ते हुए आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका, 5 साल पहले तुम अचानक से मेरी ज़िंदगी में आई और मेरा फ़ायदा उठाकर चली भी गई। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान किसी डरावने शैतान की तरह थी। उसकी मुस्कान में जंग जीत लेने वाली खुशी थी। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया। इतना कहकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अनिका के कान के पीछे करता है और कहता है, माई स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगा था तुम आर्यन मल्होत्रा को बेवकूफ़ बना दोगी। इतना कहकर उसके चेहरे को बड़ी ही बारीकी के साथ देखता है। आर्यन का ध्यान अनिका के होठों पर जाता है और वो मुस्कुराने लगता है और थोड़ी देर बाद कहता है, यूरोप में मैंने पूरे 5 साल लगा दिया तुम्हें ढूंढने में, मगर तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान की तरह आई और एक तूफ़ान की तरह चली गई। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बच सकती हो, और मुझे आज मिली भी तो उसी हालत में जिस हालत में तुम 5 साल पहले थी। इतना कहकर आर्यन अपना सर नीचे झुकाता है और अनिका के लबों को बड़ी शिद्दत के साथ चूम लेता है। उसे अनिका के लब बड़े मुलायम लग रहे थे, मानो वो किसी सॉफ्ट आइसक्रीम को खा रहा है। बिल्कुल 5 साल पहले जैसे। उसके लबों को चूमने के बाद आर्यन के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है
और वो अनिका की तरफ देखकर 5 साल पहले की वो रात याद करता है जब तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था और तुमने मुझे अपना दीवाना बना दिया था, और 5 साल बाद पुरानी बातों को याद करने लगता है। 5 साल पहले रॉयल होटल, रात का समय था। रॉयल होटल के अंदर जश्न हो रहा था। उसी जश्न के बीच एक लड़की जश्न के माहौल से बाहर निकलकर खुली हवा के लिए कॉरिडोर में आती है। तभी उसके पीछे कुछ आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और वो तेज कदमों के साथ चलने लगती है। वो लड़की और कोई नहीं, अनिका होती है। अनिका होटल के कॉरिडोर में भाग रही थी। उसका गाउन गोल्डन और गुलाबी रंग का कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उसके रेशमी काले बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे कि उसका वो छोटा सा चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वो बिल्कुल चांद की तरह थी। वो देखने में किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। वो किसी से बचकर भाग रही थी, अब उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। इसको ना केवल रोकना मुश्किल था, इससे वो बहुत आश्वस्त महसूस कर रही थी। वो बस किसी भी तरह से अपनी उन गुंडों से जान बचाना चाहती थी। उसके पीछे करीब 4-5 घटिया से दिखने वाले गुंडे लोग पड़े हुए थे जो उसका पीछा कर रहे थे। पर क्यों वो गुंडे उसका पीछा क्यों कर रहे थे? अनिका उनसे बचकर भाग रही थी। उनसे बचकर भागते हुए वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो। अनिका अपनी जान बचाकर लिफ्ट के सामने आकर रुक जाती है कि तभी अचानक से उसके सामने की लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। लिफ्ट के अंदर खड़े लोगों का एक झुंड उसमें से बाहर निकला और उन्होंने एक आदमी को अपने चारों तरफ से घेर लिया, जिस आदमी को उस भीड़ के अंदर बॉडीगार्ड लेकर जा रहे थे। वो बहुत ही गहरी सोच में था। उसने अपने सूट के सामने की पॉकेट में हल्के लाल रंग का रुमाल रखा हुआ था और वो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसके नैन नक्श काफ़ी तीखे थे, जैसे किसी कलाकार ने अपनी कला को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया हो, बेहद हसीन, जिससे कि उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, मानो वो किसी गहरी ख्यालों में है, बिल्कुल एक बादशाह की तरह पहुँच से दूर, जिन्हें हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। उसकी आभा ही कमाल की थी। अनिका अपनी जान बचाकर उस लिफ्ट के अंदर आ जाती है और एक गहरी लंबी सांस लेती है और कहती है, अच्छा हुआ बच गई। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर देखती है कि गुंडे उसके पास आ रहे हैं, ये देखकर वो थोड़ा डर जाती है और सामने खड़े इंसान को गले लगाकर कहती है, कृपया मेरी मदद करें, ये गुंडे मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। तभी अनिका के कानों में एक गहरी और एक जादुई आवाज़ आती है जो बहुत ही आकर्षक थी। उस आदमी ने अनिका से बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अनिका ये बात सुनकर कुछ देर के लिए सुन्न रह जाती है और उस आदमी की तरफ अपनी आंखें उठाई और उसने उस आदमी को बहुत ही सिकुड़ी हुई आंखों के साथ देखा। जैसे ही अनिका की आंखें उस आदमी की आंखों से मिली, जिसकी नज़र इतनी गहरी और ठंडी थी कि उस आदमी की एक नज़र ही किसी को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी थी। अनिका अपने ही ख्यालों में बोली, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बेशक से वो आदमी उसे नहीं जानता था, तो वो उसकी मदद क्यों करे? इसलिए वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा था। इतना सही कहा था कि कोई भी उसके खिलाफ बहस नहीं कर सकता था। अनिका को ऐसा लगा मानो वो एक बाल्टी ठंडे पानी में भिगो दी गई हो। वो वास्तव में एक ऐसे आदमी से मिली थी जो उसे उन गुंडों से बचाना नहीं चाहता था, जबकि बेशक उसके पास इसकी काबिलियत थी। अनिका ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इन गुंडों को अपने आप से दूर करना है। ये मेरा पीछा काफ़ी समय से कर रहे हैं। अनिका के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, तो वो जल्दी से अपने पंजों के बल पूरी ऊंची हुई और उसने उस आदमी के होठों पर हल्का सा चूम लिया। उस आदमी के पीछे झुंड में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने सदमे में आकर जोर से आह भरी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके बिग बॉस को इस तरह से एक लड़की किस करेगी। क्या उस लड़की को ये भी पता था कि वो अभी किसको चूम रही है? शायद वही लड़की हमारे बिग बॉस को जानती नहीं है। हमारे बिग बॉस यूरोप के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, आर्यन मल्होत्रा। लगता है इसने मल्होत्रा कॉरपोरेशन का नाम नहीं सुना, तभी इसकी इतनी हिम्मत हुई है आर्यन मल्होत्रा के होठों पर एक लड़की द्वारा किस करना। और वो अपने मन में कहता है,
इसके होठ न केवल नर्म थे और मुलायम थे, पर उनमें से एक बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी, शायद ज़्यादा ड्रिंक कर लेने के कारण। वो लड़की छोटी थी, वो अपने पंजों के बल खड़ी हो रखी थी। वो काफ़ी सुंदर थी, उसकी सुंदर और काली आंखें अब धुंधली और अस्थिर होने लगी थी। यहाँ तक कि उसका छोटा सा चेहरा, जो पहले बहुत उज्जवल था, उस पर भी अब ड्रिंक्स का असर दिखने लगा था। अनिका ने अपने होठों को उसके साथ जोर से दबाया और आर्यन को आंख मारी। मिस्टर, ये हमारा मौका है एक दूसरे को जानने का। अब जब मैंने आपके लबों से आपको चूम लिया है तो यू आर माई। अब तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। यू आर माई। आर्यन मल्होत्रा ने ये सुनकर अपने मुंह को सिकोड़ लिया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थीं जो उसके पीछे पड़ी थी, पर यह पहली बार था, जो उसके साथ पहली बार हुआ था जब किसी ने ये हरकत की हो। वो सिर्फ उसका है। यह सुनकर वो उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की जवान थी, उसका चेहरा चांद गोल जैसा और उसके ठोड़ी पर तिल था, पर अनजाने में ही सही, मगर उसका चेहरा शर्माने के कारण लाल हो रखा था। उसकी उम्र केवल 18 साल की थी। आर्यन मल्होत्रा ने उसे देखा और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि तब तक गुंडे अनिका के पास पहुंच चुके थे। अचानक से अनिका को किसी अनजान इंसान के द्वारा अपनी बाहों में भर लेने के कारण अनिका मन में कहती है, ये आदमी कितना घमंडी है, मतलबी इंसान। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, बहुत नफरत है ऐसे लोगों से। तभी अनिका की आंखें पीछे खड़े उन गुंडों की तरफ जाती है, तो वो अपना चेहरा उस आदमी के सीने में छुपा लेती है, मानो एक खरगोश अपने बिल में आकर छुप गया। तभी उन गुंडों में से एक आदमी चिल्लाकर, उसे छोड़ दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि उन गुंडों में उस आदमी को देख लिया था जिसने अनिका को अपनी बाहों में भर रखा था। गुंडे वहीं पर जम गए और वो जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा था। वो हमेशा न्यूज़पेपर और न्यूज़ में, वह किताबों में दिखता था। वो यूरोप की अर्थव्यवस्था की जान था और उन्होंने उस आदमी को मीडिया में देखा था, आर्यन मल्होत्रा। अनिका अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी से किसी ऑक्टोपस की तरफ लिपटी हुई थी और उसने धीरे से कहा, मिस्टर, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं? मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगी। आर्यन मल्होत्रा ने उसे उठाया और प्रेसिडेंटल सूट की ओर बढ़ गया। अनिका ने जब देखा कि उसकी जान बच गई है तो वो उस आदमी की गोद से उतर जाती है और आर्यन मल्होत्रा की तरफ देखकर शुक्रिया कहती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे ठंडी और सख्त आवाज़ आती है और वो अपनी जगह पर रुक जाती है, मानो कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर नज़र रखा हो और उसे इसका शिकार मिल गया हो। अनिका अपने आप से मन में कहती है, ये क्या हो गया? जान बचाने के चक्कर में मैंने क्या बोल दिया? और वो पीछे पलट कर देखती है। आर्यन मल्होत्रा देखता है कि वो लड़की उसके गोद से उतरकर जाने वाली है, तभी धीरे से कहता है, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा हूँ। इतना कहकर वो शांत हो जाता है। अनिका पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखती है। वो अपने मन में अपने आप से कहती है, वो गुंडे तो चले गए, मगर मेरी हालत वही हो गई, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, बीच में मैं खड़ी हूँ। इतना सोचकर वो आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर, मेरे कहने का अर्थ है आप मेरे हैं, मगर मैं आपकी नहीं हूँ। और आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आप मेरे हो और इसलिए आपको मेरी मदद करनी चाहिए। आपको ये सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अनिका के कहने के बाद उस रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है कि उन दोनों की सांसों को अच्छी तरह से सुना जा सकता था। इस कदर सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए ठंडी और सख्त आवाज़ आई, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही? और धीरे स्वर में कहता हुआ, तुम्हें पता है तुम अभी किसके सामने खड़ी हो? अनिका उस आदमी को सर से लेकर पांव तक देखकर बोली, लेकिन आपको पता है आप किसके सामने खड़े हैं? आर्यन अनिका को इस तरह बेबाक होकर और उसके प्रश्न के पूछने पर, उसी से प्रश्न करने पर इम्प्रेस हो जाता है। उसे अनिका बाकियों से अलग लगती है, क्योंकि आज तक आर्यन मल्होत्रा से किसी ने भी सवाल करने की गलती नहीं की थी, सिवाय एक के, मगर वो यहाँ नहीं है। ना जाने क्यों अनिका को यूं बोलता देख आर्यन मल्होत्रा को उसकी याद आ गई थी। कुछ सोचकर आर्यन धीरे से कहता है, आर्यन मल्होत्रा नाम सुना है? अनिका आर्यन का नाम सुनकर एक पल को शांत हो जाती है, मगर वो अपने आप से कहती है, ये मेरा आर्यन नहीं है।
इस नाम को सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाती है और अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखकर कहती है, आप जो भी हैं मिस्टर, आपको नहीं लगता कि आपने मेरी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया? आर्यन मल्होत्रा अनिका की तरफ लंबे लंबे कदमों के साथ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सीरियस ले लिया है। अनिका आर्यन मल्होत्रा को यूं अचानक अपने सामने देखकर चौंक जाती है और उसके माथे से पसीना आने लगता है और वो थोड़ा डर जाती है। फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराते हुए आर्यन से कहती है, ठीक है तो आगे। इतना कहकर वो शांत हो जाती है और अपने चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान लाकर कहती है, पहले आपको मेरे साथ एक गेम खेलना होगा, अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और मुझे ढूंढना होगा इसी कमरे में। इतना कहती ही है कि तभी उसे हल्की सी आवाज़ आती है, ये सुनकर अनिका मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान किसी जंग जीत लेने वाली मुस्कान की तरह थी और उसकी आंखों पर जैसे ही पट्टी बांधने के लिए उसकी आंखों में देखती है तो उसे उसके आर्यन की याद आ जाती है और वो आर्यन मल्होत्रा की आंखों में कुछ देर के लिए खो जाती है और फिर धीरे से कहती है, तुम मेरे आर्यन नहीं हो। ये शब्द अनिका ने इतना धीरे से कहा था कि आर्यन को भी सुनाई नहीं दिया। अनिका उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर उससे दूर होकर कहती है, आर्यन मल्होत्रा मुझे ढूंढो। इतना कहकर वो उससे दूर जाने लगती है। वो अपने पर्स से पेन रिकॉर्डर निकालती है और वहाँ पर रख देती है और उसे चालू करके धीरे धीरे उस कमरे से बाहर चली जाती है। पेन रिकॉर्डर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, आर्यन मल्होत्रा मुझे ढूंढो। आर्यन मल्होत्रा इस खेल को खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था मगर उसे कुछ शक हुआ क्योंकि एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी और जैसे ही उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है, तुम बाकियों से अलग हो। इतना कहकर अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन करके किसी को इस होटल की सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में उस कमरे में सीसीटीवी फुटेज लेकर उस होटल का एक आदमी आता है। उसके कपड़ों से देखकर लग रहा था कि वो उस होटल का मैनेजर है। मैनेजर आर्यन मल्होत्रा के पास आकर कहता है, ये लीजिए सर, ये आज की पार्टी और इस होटल की मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज है। आर्यन मल्होत्रा उससे वो सीसीटीवी फुटेज ले लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मैनेजर के कमरे में चले जाने के बाद वो उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है। उसमें देखता है कि अनिका के पीछे पार्टी से पहले ही गुंडे पड़े हुए थे और वो इन गुंडों से बचकर इस पार्टी में आई थी और पार्टी को छोड़कर जब वो कॉरिडोर में आई तब वापस से उन गुंडों ने अनिका का पीछा करना शुरू कर दिया। ये देखकर वो कुछ सोचता है और फिर अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेजी है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए और वो अभी कहाँ रह गई है मुझे ये भी पता चाहिए। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। आर्यन अनिका की तस्वीर की तरफ देखकर कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, यही कहा ना तुमने। इतना कहकर एक डरावनी सी स्माइल देता है। उस कमरे में अनिका के होने पर एक अलग सी खुशबू थी मगर उसके चले जाने के बाद उस रूम में अलग सा ठंडापन और डरावना हो रहा है। फ्लैशबैक एंड। इन्हीं सब ख्यालों में आर्यन अनिका की तरफ देखता है। वो देखता है कि अनिका कैसे बच्चों की तरह सोई हुई है। उसे लेकर ना जाने क्यों अलग अलग सा एहसास हो रहा था। उसका जी कर रहा था कि वो अनिका को थोड़ा परेशान करे मगर क्यों वो ये भी नहीं जानता था। इन्हीं सब ख्यालों में वो देखता है कि अनिका नशे में किसी का नाम बड़बड़ाई जा रही है और जब वो इस नाम को सुनने की कोशिश करता है तो अनिका शांत हो जाती है। लेकिन उसने आखिरी के शब्द सुन लिए थे, आई लव यू। ये सुनकर उसे अनिका पर गुस्सा आता है। आर्यन अनिका की तरफ देखकर कहता है, अनिका 5 साल लगा दिया मैंने तुम्हें ढूंढने में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा? कल सुबह तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली है और कल सुबह तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर मुस्कुराने लगता है वो। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि मानो अनिका की ज़िंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है जिससे अनिका की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली है। अगली सुबह अनिका की आंखें मोबाइल के फ़ोन के बजने से खुलती है। अनिका अपनी आंखें खोलकर अपने मोबाइल को ढूंढती है।
उसे मोबाइल मिल भी जाता है। तब अनिका फ़ोन उठाती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है और वो कहता है, सर आपकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको सुबह 9 बजे तक तैयार रहना है। उसके बाद आपकी मीटिंग 11 बजे है। एक एक करके पूरे दिन का शेड्यूल बता देता है। अनिका उस मोबाइल को ध्यान से देखती है और कहती है, आपने गलत नंबर डायल किया है। मैं अनिका बोल रही हूँ, आप कौन? फ़ोन की दूसरी तरफ से वो आदमी रुक जाता है जब वो सुनता है कि एक लड़की की आवाज़ आ रही है। वो ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और मन में कहता है, हमारे बिग बॉस के मोबाइल से एक लड़की की आवाज़ आ रही है, क्यों? अनिका, शायद आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। वो आदमी बोला, सॉरी मैम, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। अनिका मोबाइल साइड में रखती है, तभी उसकी नज़र एक और मोबाइल पर जाती है। वो टेबल से मोबाइल उठा लेती है और वो देखती है कि दोनों मोबाइल एक जैसे हैं। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, मेरे पास तो एक ही मोबाइल था, ये दूसरा किसका है? इतना कहकर वो उस कमरे को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और अपने आप से कहती है, अब कौन सा नया सियापा हो गया? इतना कहकर वो उस रूम को पूरी तरह से देखती है। तभी उसकी नज़र उसके पास में लेटे हुए एक इंसान पर जाती है। वो उस इंसान को देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उस आदमी की नींद खुलती है। उस आदमी की आंखों में नींद भरी हुई थी। वो आदमी अपने सामने अनिका का चेहरा देखकर मुस्कुराता है और कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। ये शब्द सुनकर अनिका को गुस्सा आता है और वो कहती है, कौन स्वीट हार्ट और किसकी स्वीट हार्ट है और आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? फिर वो अपनी हालत देखती है। तब वो एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है, मेरी हालत ठीक है। अपने हाथ को ढंग से देखती है, मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ये तसल्ली कर लेने के बाद वो उस आदमी को गुस्से भरी नज़रों के साथ देखती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई और आप हैं कौन? तब आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मल्होत्रा कॉरपोरेशन का सीईओ हूँ और उससे पहले मैं आपका हस्बैंड हूँ, आप मेरी वाइफ हो। इतना कहकर वो अपनी जगह से बैठकर अंगड़ाई लेता है। अनिका पहले तो उसे एकटक देखती है कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है। उसकी मुस्कुराने का अंदाज़ अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मुस्कान किसी बादशाह की तरह थी, एकदम शांत और दमदार। अनिका के मुंह से लगभग एक आह निकल ही गई थी कि ये इंसान कितना हैंडसम है। मगर जब उसने उस आदमी के मुंह से ये सुना कि वो आदमी अनिका का पति है, यानी उसका खुद का, ये सुनकर वो एकदम से शॉक रह गई। वो उस आदमी की तरफ कन्फ्यूजन भरे लुक के साथ देखकर कहती है, मिस्टर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कोई आपकी पत्नी नहीं हूँ और अभी तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें प्रूफ चाहिए? इतना कहकर अनिका के पास आता है। अनिका थोड़ा घबरा जाती है। आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका के थोड़ा और पास आता है और उसके पास आकर अपना मोबाइल टेबल से ले लेता है। अनिका, जो बहुत बुरी तरह से डर गई थी जब उसने देखा कि आर्यन ने अपना मोबाइल लिया है, तब वो एक गहरी सांस लेती है और अनिका अपने मन में कहती है, तो अच्छा ये मोबाइल इसका है। आर्यन किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन काट देने के बाद वापस से वो मोबाइल साइड में रख देता है। अनिका की तरफ देखकर कहता है, प्रूफ अभी थोड़ी देर में चलकर आ जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, 5 साल पहले तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुमने कहा था तुमसे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, मगर तुम यूरोप से मुझे छोड़कर कैसे आ सकती हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा वो कन्फ्यूज़न भरे लहजे के साथ पूछता है। उसके बोलने का अंदाज सही था। अनिका एक पल को तो आर्यन को सुनती ही रह जाती है, मगर जब उसने 5 साल पहले की बात सुनी तो वो थोड़ा घबरा जाती है और धीरे से कहती है, तुम मुझे 5 साल पहले से जानते हो, पर कैसे? कन्फ्यूजन भरे लुक के साथ देखकर कहती है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, 5 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी, जब तुम 18 साल की थी। तुम भूल कैसे सकती हो हमारी शादी का वो दिन? और तुमने कहा था मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना कहकर वो शांत हो जाता है। अनिका बोली,
5 साल पहले। तो वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं और मैं आपकी कोई वाइफ नहीं हूँ। इतना कहकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा सा आदमी मुस्कुराते हुए अनिका के पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग और नमस्ते भाभी, मैं आपके पति का दोस्त दक्ष सिन्हा। आप मुझे दक्ष भी कह सकती हैं। इतना कहकर आर्यन के पास चला जाता है और कहता है आर्यन, ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए थी, यानी तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट। इतना कहकर दक्ष वो सर्टिफिकेट आर्यन को पकड़ा देता है और मुस्कुराने लगता है। उस आदमी के मुंह से मैरिज सर्टिफिकेट का नाम सुनकर अनिका घबरा जाती है और कहती है 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, पर कब और मुझे इतने सालों से क्यों नहीं पता था। और इन्हीं सब ख्यालों में रहती है कि तभी उसका मोबाइल बजता है। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।